ये हमारा मार्च का करंट अफेयर है। और याद रखिए जनवरी, फरवरी और मार्च हर साल ये 3 मंथ का करंट अफेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस 3 मंथ में मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार, इसके अलावा कई पुरस्कार जो है सो दिया जाता है। इसीलिए करके ये 3 मंथ का पुरस्कार। हेलो, ऑब्जेक्टिव, हाँ हाँ ठीक। तो हम लोग बोल रहे थे कि इसमें सारे इम्पोर्टेंट जो है ना सवाल वो सारे शामिल है, इसीलिए करके ये करंट अफेयर 3 महीना का पूरे साल भर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और उसी तरह से मार्च के करंट अफेयर में आप देखिएगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो भी है ये सारे इसमें समाहित है। इसीलिए करके आपको साहब बारीकी से इसको 3 महीना का पढ़ना है। और पूरे साल तक देखिएगा जो भी एग्ज़ाम होगा सवाल इस 3 मंथ से तो ज़रूर रहेगा। चलिए मार्च का हम लोग पहला पेज देख लेते हैं। और ये पहला पेज जो है राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि किस प्रकार से जनवरी के महीना में राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था वो काफ़ी प्रचलित हुआ था, काफ़ी जो है सो लाइट में रहा था, मीडिया में रहा था। इसीलिए करके राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो भी तथ्य होगा उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, लंबी प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किया गया। सबसे पहला नंबर सवाल यही ध्यान में रखना है कि रामलला जो अयोध्या आए उनका प्राण प्रतिष्ठा कब स्थापित किया गया। तो क्या बोलेंगे 22 जनवरी 2024 को। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसमें मुख्य यजमान की भूमिका जो निभाए हैं, कौन निभाए थे? नरेंद्र मोदी। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था ना तो उसमें जो मुख्य यजमान बने थे, जिसको गांव घर में जजमान बोलते नहीं, तो जजमान जो बने थे कौन बने थे? वो नरेंद्र मोदी बने थे। ठीक है, इसके अलावा और भी थे, मोहन भागवत वगैरह और भी थे, लेकिन मुख्य रूप से कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, इसके लिए अयोध्या के विकास को लेकर अत्याधुनिक तकनीकी से लैस अयोध्या में वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसको लेकर के ना, ये सारी बातों को लेकर के, क्योंकि राम मंदिर वहाँ बना है तो अब दुनिया का जितना भी हिंदू लोग है जो इसमें आस्था रखता है वो पूरे दुनिया का लोग आएगा ना, पूरे भारत का लोग आएगा। इसीलिए करके इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में एक नया निर्माण किया गया और उसका नाम रखा गया वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको पूछा गया हुआ था, है ना। और वहाँ का जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है उसका भी आधुनिकीकरण करके उसका नाम चेंज करके, उसका पहले नाम था फैजाबाद स्टेशन, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। क्या नाम कर दिया गया है? अयोध्या कैंट। पहले इसका क्या नाम था? फैजाबाद रेलवे स्टेशन। ठीक है, अयोध्या का पुराना नाम भी फैजाबाद, पहले अयोध्या था, फिर मुस्लिम आक्रमणकारी जो था ये सब आया था मध्यकालीन भारत में, तो इसका नाम चेंज करके कर दिया इसका फैजाबाद, और फिर अभी इसका नाम हो गया है अयोध्या। और फैजाबाद जो रेलवे स्टेशन था उसका भी नाम चेंज करके कर दिया गया है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। क्लियर है बात? तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बोलेंगे? अयोध्या में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात आई राम मंदिर का जो वास्तुकार थे, मतलब उसका जो डिजाइन बनाए थे, जो उसको रूपरेखा दिए थे, उसके वास्तुकार, इंजीनियर कहिए एक तरह से। तो राम मंदिर का जो वास्तुकार थे, इंजीनियर थे, वो गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा थे। कौन थे? गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा थे। तथा इसके मूर्तिकार, मतलब राम लल्ला का जो मूर्ति बना है ये काले पत्थरों से बनाया गया है। नहीं तो काले पत्थरों से बनाया गया है, तो इसको मूर्ति जो बना है, इसका मूर्ति राम का मूर्ति, तो वो बना है, कौन बना है? अरुण योगीराज। तो योगीराज में आया है ना साहब मूर्ति, याद रखेंगे किसके राज में आया है? योगी राज में क्या आया है? मूर्ति आया है। तो यह आराम से आप याद रख सकते हैं। तो मूर्ति जो है सो मूर्तिकार अरुण योगीराज बनाए हैं। और ये देश विदेश में कई मूर्ति, दर्जनों मूर्ति ये बनाए हैं। पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, उस बड़े बड़े मंदिरों का जो मूर्ति बनाए हैं यही बनाते हैं। कई मंदिरों का निर्माण भारत में भी ये मूर्ति बना करके दिए हैं। तो योगीराज, अरुण योगीराज याद रखेंगे। और वास्तुकार किसका याद रखेंगे? चंद्रकांत सोमपुरा। क्या याद रखेंगे? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, इतना बातें आपको याद रखना है। क्या बोले?
ये नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, ये नाम है, ठीक है, ये नाम है वास्तुकार का जो डिजाइन किया था, ठीक है, डिजाइनर जो थे उनका, ठीक है। चलिए साहब, राम मंदिर, अब देखिए राम मंदिर से जुड़ा हुआ बातें था, लंबी प्रतीक्षा के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी 2024 को। अब राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो विवाद है उसको थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त में समझ लेते हैं। ये संक्षिप्त में क्या इतिहास इसका रहा है, एकदम संक्षिप्त में, और क्या क्या इसका वर्तमान तक में क्या क्या परिघटनाएं हुई हैं, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। चलिए देखिए, है क्या कि हिंदू समुदाय का मानना है कि अयोध्या में राम जन्म स्थल पर एक मंदिर पहले से था, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। राम जन्म स्थल पर एक मंदिर पहले से था जिसे 1528 ईस्वी में बाबर का सिपह सलार मीर बांकी होता, मीर बांकी सही कर लीजिएगा, मीर बांकी ने तुड़वा कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवा दिया, ठीक है। समझिएगा पहले, मतलब हिंदू लोगों का मानना है, हिंदू समुदाय के लोगों को मानना है कि राम का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पर प्राचीन काल से ही एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाबर के समय में 1528 ईस्वी में उसका सिपह सलार जो था वो क्या किया, मीर बांकी उस मंदिर को तुड़वा दिया, और तुड़वा करके वहीं पर, क्योंकि बाबर का ये सिपह सलार था इसीलिए करके इसका नाम जो है सो बाबरी मस्जिद करके वहाँ पर एक मस्जिद बना दिया। ये हिंदू समुदाय का मानना है, ठीक है, कि राम का जो जन्म है वहाँ पर मंदिर पहले से था और मीर बांकी जो है उस मंदिर को तुड़वा करके बाबर के शासनकाल में वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवा दिया। समझ में आई बातें? चलिए अब देखिएगा, बाबरी मस्जिद बना दिया गया। अब स्वाभाविक बात है कि जब हिंदू लोग ये बातें मान रहा है कि वहाँ पर राम मंदिर पहले से था, बाबरी मस्जिद बाद में तोड़ करके मंदिर को तब बनाया गया, तो स्वाभाविक बात है कि वहीं से कंट्राडिक्शन शुरू हो जाता है। ये वहाँ पर हिंदू समुदाय कह रहा है कि मंदिर है, जबकि मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि नहीं वो खाली जगह था, वहाँ पर मस्जिद पहले से था, उसी का बाबर ये मीर बांकी जो है ना उसका पुनरुद्धार करवाया, फिर से उसको मरम्मत करवाया, ये मानना था इसका। लेकिन चलिए 1853 ईस्वी में मंदिर निर्माण को लेकर के दंगा हुआ। 1853 में आकर के देखिए 1528 तक में, क्योंकि उस समय तक मुस्लिम शासन ही रहा, तो मुस्लिम शासन जब रहा तो स्वाभाविक बात है कि मुस्लिम शासन काल में कोई भी हिंदू किसी प्रकार का दंगा नहीं किया, क्योंकि शासक ही मुस्लिम था। तो मुस्लिम मस्जिद को बढ़ावा दे रहा था, हिंदू मंदिरों को तो जगह जगह तोड़ा जा रहा था। आप इतिहास में पढ़ते ही हैं कि जगह जगह सिकंदर लोदी जैसे लोग देखते थे कि मंदिर को तुड़वा करके, जो ज्वालामुखी मंदिर था जम्मू कश्मीर में, उस सबको तुड़वा करके और उस मंदिर का जो मूर्ति था उस मूर्ति को दे दिया कसाई को मांस तोलने के लिए, लो इसको बटखारा बना करके तुम मांस तोलना। ऐसे ऐसे मुस्लिम शासक हुए भारत में। तो उस समय हिंदू बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था मुस्लिम शासनकाल में, तो उस समय दंगे नहीं हुए। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल जब आ गया तो उस समय 1853 ईस्वी में, 1853 की अगर बात आ रही है तो आपको सीधा दिमाग में कैच करना चाहिए डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जिस समय पहली बार रेल चलाया गया था, याद रखिएगा पहली बार रेल चलाया गया था 1853 में। कब चलाया गया था भारत में पहली बार? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चला था 34 किलोमीटर का, ठीक है। उसी वर्ष, ठीक है, मंदिर निर्माण को लेकर के क्या हो गया? दंगा हो गया, जिसमें 75 व्यक्ति मारे गए। इस विवाद के कारण ब्रिटिश सरकार 1859 में बार लगवा दिया, मतलब उस मस्जिद को बार लगवा दिया गया, मतलब तार से उसको घेर दिया गया, उसको पूरा पैक कर दिया गया और उसमें ताला लगवा दिया गया, तथा मुस्लिम को ढांचे के अंदर एवं हिंदू को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दी गई। अब समझिएगा, आगे दिखाएंगे फिगर में कि कहाँ चबूतरा था, कहाँ पर कौन पूजा करता था, उसको दिखाएंगे। तो अब समझिएगा, अब ब्रिटिश सरकार क्या किया, ये बोला कि बार लगा करके पूरा पैक कर दिया, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि कोई तोड़े नहीं, और मुस्लिम को अंदर, मतलब इस कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसके अंदर में जाकर के पूजा करने का, मतलब नमाज पढ़ने का, पूजा करने का उसको अनुमति दिया गया।
और हिंदू को बाहर चबूतरे में, चबूतरा जैसे होता है ना मंदिर के बाहर, तो हिंदू को कहा गया कि आप चबूतरे पर पूजा करिए, चबूतरा पे, ठीक है। मतलब दोनों को दे दिया गया। स्वाभाविक बात है कि दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेकर के वो जगह विवादित रहा है, और दोनों को अगर एक ही जगह पूजा करने का अनुमति दे दिया गया, स्वाभाविक बात है कि दंगा बड़ा होगा, क्योंकि दोनों समुदाय का लोग एक जगह जुटेगा तो दंगा होगा ही होगा, ठीक है। इस तरह का आदेश दिया गया। फिर जाकर के ये सारी बातें चल रही थी। 1949 में हिंदुओं के द्वारा रामलला की मूर्ति बलपूर्वक स्थापित किया गया, परंतु सरकार पूजा स्थल पर ताला लगवा दिया। देश आज़ाद हो गया। इस समय जैसे बाहर और भीतर इनको मुस्लिम समुदाय को कंस्ट्रक्शन के अंदर पूजा करने की अनुमति मिली, जबकि हिंदू को चबूतरे पर। यह लंबा समय तक चलता रहा। 1949 में क्या हुआ? 1949 में क्या होता है कि हिंदू समुदाय के जो लोग होते हैं उस चबूतरे के पास वो ज़बरदस्ती मूर्ति जो है राम का स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस समय की जो सरकार है, उस समय की जो सरकार है, वो सरकार क्या करती है कि पूजा स्थल पर क्या कर दिया? ताला लगवा दिया। समझ में कि नहीं? पूजा स्थल पे ताला लगवा दिया। चलिए अब देखिएगा क्या हुआ। 1986 आ जाता है, ताला लगा हुआ है। 1986 में फैजाबाद जिला का जज ने ताला खोलने तथा हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देता है। समझ में आ रही घटना की नहीं आ रही है? अब ये मामला चला गया कोर्ट में। कहाँ? फैजाबाद, क्योंकि अयोध्या में ये था, तो अयोध्या में जो फैजाबाद उच्च न्यायालय है वहाँ पर चला गया, उसकी शाखा में चला गया। वहाँ जब मामला जाता है तो वहाँ का जो बेंच होता है 1986 ईस्वी में फैजाबाद का जो जिला जज होता है वो उसको ताला खोलने की अनुमति देता है तथा हिंदुओं को पूजा करने की भी अनुमति दे देता है कि हिंदू लोग पूजा कर सकते हैं। जबकि 1949 में क्या होता है? पूजा करने पर रोक लगा दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब देखिए कहानी क्या हुई। 1989 ईस्वी को यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में गया। अब ये मामला कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। 86 में जिला जज बोलता है, आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जिला जज अगर फैसला दिया है, आप अगर उस फैसला से संतुष्ट नहीं है तो आप जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर संतुष्ट नहीं है तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे दिया, आप संतुष्ट होइए या नहीं हुए कोई मतलब नहीं है, उसका फैसला अंतिम फैसला होता है। इसीलिए करके कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है यह सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। समझ में आई बात की नहीं आई? चलिए, तो जब 1986 ईस्वी में जिला जज फैजाबाद का अनुमति देता है कि ताला को खोला जाए और हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उन्हें पूजा करने की अनुमति दिया जाए, तब यह मामला मुस्लिम समुदाय के द्वारा लिया जाता है। कहाँ लेके जाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है। फिर यह मामला 1989 में सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है, और 1989 में जब सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है तब देखिए मामला क्या होता है। यह सुप्रीम कोर्ट में मामला 89 में चला जाता है। मामला 89 में सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद भी, क्योंकि हिंदू को तो अनुमति मिल चुका है ना, हिंदू को अनुमति मिल चुका है। समझ में आ रही है? कोई डाउट क्या? मतलब ये देखिए, हम क्या बताइए, ये संक्षिप्त आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब सारे कोर्ट का प्रोसीजर हम थोड़े यहाँ पर बताओ, उससे उतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, फिर एक हम तो फिल्म बनाना पड़ेगा हमको। हाँ, जब तक जिला न्यायालय से जब तक नहीं जाएगा, 3 साल का गैप इसीलिए लगा ना। हाँ, चलिए अब देखिए 1990 में क्या हुआ। हिंदू समुदाय के जो लोग थे वो फैजाबाद जिला जज का आदेश मानते हुए वो क्या किया कि उस जगह पर जब पूजा करने का अनुमति मिला तो वहाँ पर मंदिर बनाने का अब चर्चा जोर पकड़ लिया हिंदू समुदाय के द्वारा। और 1990 में इस चर्चा को, मंदिर के निर्माण को लेकर के अव्वल जो व्यक्ति थे, सबसे अग्रणी व्यक्ति थे मंदिर को बनाने को लेकर के, वो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थे। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी।
तो 1990 में राम मंदिर निर्माण को लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से, सोमनाथ कहाँ पड़ता है? गुजरात में, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की, परंतु बिहार में इनका रथ को रोक दिया गया। समझिएगा, यहाँ पर कहानी क्या था कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ये दोनों व्यक्ति ये सोच रहे थे कि पूरे भारत हम घूम करके पूरे हिंदू समुदाय के लोगों को जगाएंगे, प्रचार करेंगे और लोगों को जगा करके जलाना नहीं है, जगाना है, जगा करके वो चाह रहे थे कि लोग हमें क्या करें, सपोर्ट करें, ताकि राम मंदिर का निर्माण हो पाए, योगदान करें, अपना सहयोग करें अपना, और सामूहिक रूप से राम मंदिर का क्या हो, निर्माण हो, ताकि लोगों को लगे कि पूरे हिंदू समाज जो है ना, ये राम मंदिर के निर्माण पर आगे बढ़ रहा है। समझ में आई बात है? ये सोमनाथ से चलते हैं, सोमनाथ से चलते हुए जो ही बिहार प्रवेश करते हैं, तो उस समय जो शासन होता है वो लालू प्रसाद यादव का होता है, और लालू प्रसाद यादव उस समय इस राम मंदिर के विरोध में होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं है? राम मंदिर के विरोध में होते हैं। देखिए, ये सब पॉलिटिकल मामला भी होता है, ये क्या कहते हैं, ये राजनेताओं के द्वारा। उस समय लालू प्रसाद इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसका माय समीकरण चल रहा था। माय समीकरण, MY, माय, M से हो गया मुस्लिम, Y से हो गया यादव, मतलब इसको वोट जो मिलता था यादव का और मुस्लिम का, और इसी से सरकार इसकी बना करती थी बिहार में। तो इनको ये लग रहा था लालू प्रसाद यादव को, अगर राम मंदिर का हम सपोर्ट कर देंगे तो हमारा जो मुस्लिम समुदाय है वो हमसे निकल जाएगा, वोट खत्म हो जाएगा। इसी उद्देश्य से लालू प्रसाद यादव बिहार में जिस रथ से लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा को जो शुरू किए थे, उस रथ को बिहार में क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, आगे काफिला को बढ़ने नहीं दिया गया लालू प्रसाद यादव के द्वारा। समझ में आ रहा है कहने की नहीं आ रही है? चलिए, और अभी भी देखिएगा लालू प्रसाद यादव जो है ना, कभी कभी बोलेंगे हम लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिए थे उस समय। अरे बहुत बड़का कम कर दिया तुम, रोक दिया। हाँ, 1990 से बहुत ज़्यादा ये मामला बढ़ चुका। 1990 के बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी, उस समय के बाद जो है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है सो ना राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी तीव्र हो गया था। ठीक है, फिर क्या होता है सो देखिए, 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कार सेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, क्योंकि उस समय 90-92 में इतना जो है सो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इतना हिंदू समुदाय को बढ़ा चढ़ा दिए थे, इतना जाकर के जो है सो जोश भर दिए थे कि हिंदू समुदाय के कुछ लोग जो है ना, जो एक तरह से कार्यकर्ता के रूप में, हिंदू कार्यकर्ता के रूप में, उसे कार सेवक कहा गया। क्या कहा गया? कार सेवक कहा गया। ये सारे मिलकर के बाबरी मस्जिद पर बिना कोर्ट के आदेश के, बिना किसी सरकार के आदेश से क्या हो गया, चढ़ गया और उसको तोड़ना शुरू कर दिया और बाबरी मस्जिद के आधे हिस्से को ढा दिया। ठीक है, ये सारी कहानी कहाँ हुई है? 6 दिसंबर 1992 को। स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, किस तरह से मामला चल रहा है इतना लंबा? हाँ, स्टोरी है ना। चलिए, अब देखिएगा साहब, ये सारी बातें हो गई, बाबरी मस्जिद ढा दिया गया। जब बाबरी मस्जिद ढा दिया गया तो फिर क्या किया गया कि उस समय के जो यूपी सरकार थी वो क्या कर दिया कि पूरी जो है सो बाबरी मस्जिद और जो राम का जो पूजा हो रहा था इस पर फिर पूरा क्या कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया, क्योंकि दंगा काफ़ी तीव्र फैल चुका था, कई लोग उस समय भी मारे गए थे दंगा में, इसीलिए रोक लगा दिया। रोक लगाने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये मामला तो न्यायालय में गया हुआ है पहले से, अब न्यायालय इस पर एक्शन लेता है। न्यायालय एक्शन लेता है, ये पुरातत्व विभाग को बोलता है खुदाई करने के लिए, खुदाई करने के लिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोला कि उस जगह पर बाबरी मस्जिद के आसपास के क्षेत्रों में क्या करिए, आप खुदाई करिए, पुरातत्व विभाग को, कि वहाँ पर अवशेष किसका मिलता है। अगर अवशेष मिल जाएगा मस्जिद का, क्योंकि कहा गया कि वहाँ पर मस्जिद पहले से ही था, लेकिन बाबर के समय में मीर बांकी जो था उसका पुनरुद्धार करवाया था, फिर से निर्मित करवाया था। तो मंदिर अगर पहले से था और फिर से बनाया तो इसका मतलब है कि मंदिर का कुछ, ये मस्जिद का कुछ अवशेष तो ढहा होगा, टूटा फूटा होगा, तब ना मरम्मत कराएगा। तो स्वाभाविक बात है कि पुरातत्व विभाग की खुदाई होगी तो वहाँ से क्या निकलेगा, मस्जिद का अवशेष कुछ ना कुछ निकलेगा। अथवा अगर वहाँ पर पहले से मंदिर होगा तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर मंदिर का कोई ना कोई अवशेष साक्ष्य निकलेगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो न्यायालय आदेश दिया 2005 में,
2005 में न्यायालय के आदेश पर पुरातत्व विभाग के खुदाई में मंदिर ढांचा का साक्ष्य मिला। मंदिर ढांचा का वहाँ पर जब खुदाई किया गया तो वहाँ पर मंदिर का जो ढांचा था उसका कई साक्ष्य मिले कि वहाँ पर मंदिर था पहले, ठीक है। लेकिन ये साक्ष्य मिलने के बावजूद भी मुस्लिम समुदाय इसको मानने से इनकार कर दिया, इसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। ये बातें हुई। जब इसको इनकार कर दिया, मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो ये मामला लंबे समय तक रहा। और लंबे समय तक रहने के बाद, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी 2005 में केंद्र में, तो कांग्रेस के सरकार का भी वोट बैंक मुस्लिम समुदाय होता है। ये राजनीतिक परिपक्ष को भी हम लोग दिखा रहे हैं आपको। तो ये सोच रहा था कि चलो अगर इस मामला को अगर हिंदू के पक्ष में सुना देते हैं तो फिर मुस्लिम समुदाय नाराज होगा, या मुस्लिम के पक्ष में सुनाते हैं तो बहुसंख्यक हिंदू है, फिर वो नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए करके जितना लंबा ये मामला खींचा जाए उतना बढ़िया है, फैसला नहीं आए तो बेहतर है, ये चल रहा था। लेकिन आप देखिए कि इस काम को, मंदिर निर्माण को लेकर के पहले भी बीजेपी ही सजग रही है। आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जो बीजेपी के संस्थापक लोग थे, वो भी मंदिर पर ही जोड़ दिए थे। और फिर बाद में जाकर के 2014 में जब नरेंद्र मोदी आते हैं, तब जाकर के इस राम मंदिर को लेकर के विशेष रूप से जो है सो एक तरह से ध्यान दिया गया, और कोर्ट को भी फास्ट जो है सो एक तरह से समझिए कि कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। आदेश नहीं कहिए, क्योंकि न्यायालय तो स्वतंत्र होता है, एक तरह से आह्वान किया गया कि आप जल्दी से इसका निर्णय दें। चलिए आप देखिएगा साहब, ये साक्ष्य मिलने के बावजूद भी मुस्लिम समुदाय जो है इसको मानने से इनकार कर दिया। फिर होता है क्या, 9 अगस्त 2019 को 9 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कौन होते हैं? हाँ, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई, रंजन गोगोई। इसलिए कि देखिए कि जो ही रिटायर ये करते हैं राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं, रंजन गोगोई, है कि नहीं। चलिए, तो 9 अगस्त को देखिए कितना जल्दी फैसला आया था, आप देखिए। अच्छा, 370 धारा कब खत्म हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 9 अगस्त, देख रहे हैं एकदम पहले ये फैसला दिया, 5 अगस्त 2019 को, ताकि मुस्लिम समुदाय जो है ना 370 धारा लेकर के ना बझल रहे, और वो बझल उधर रह गया, और इधर 9 अगस्त को फिर राम मंदिर का फैसला आ गया। माने अब किसको लेकर के आंदोलन करें, समय कि नहीं है। और 9 अगस्त को यह फैसला दिया जाता है। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर बनाने के लिए सौंपा तथा सुन्नी बफर बोर्ड को 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया। सुन्नी बफर बोर्ड, जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट है ना, एक संस्था है राम मंदिर ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत सारे लेखा जोखा रहता है, उसी तरह से सुन्नी बफर बोर्ड जो है ना, ये मुस्लिम समुदाय का एक संस्था हुआ जो मस्जिद वगैरह को लेकर के, वहाँ के मस्जिद को लेकर के सजग रहता था। तो बताया गया कि 9 अगस्त को जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें कहा जाता है कि जो राम जन्म का जो भूमि है, जहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग जिसको मानते हैं कि ये राम जन्म स्थल है, वहाँ के उसके आसपास का 2.77 एकड़ ज़मीन, ये स्पेशली जहाँ पर राम मंदिर का क्षेत्र बताया जा रहा है, वो किसको दीजिए? हिंदू को दीजिए। 2.77 एकड़, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मंदिर का साक्ष्य मिला है। भले मुस्लिम समुदाय नहीं माना, लेकिन इस साक्ष्य के आधार पर बताया गया। और जो सुन्नी बफर बोर्ड है, उसको मस्जिद बनाने के लिए इसके बगल में ही 5 एकड़ का ज़मीन दीजिए। 5 एकड़ का, ठीक है, वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। हाँ, और बकलोलिया कहीं का हम बोल रहे हैं, उस जगह से 5 किलोमीटर ज़मीन नहीं दिया। हाँ, 5 किलोमीटर, तो 5 एकड़ का ज़मीन था, वही 5 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होता है, तो उतना दूर पर ये दिया गया 5 एकड़ ज़मीन। तो आप देखिए लगभग 2 गुना ज़मीन दिया गया, किसको? सुन्नी बफर बोर्ड को।
समझ में आई बात है कि नहीं आई? और ये फैसला आपको पता है सुप्रीम कोर्ट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है वो सर्वमान्य होता है, सर्वमान्य होता है। तो फिर जाकर के 2.77 एकड़ ज़मीन पर हिंदू समुदाय राम मंदिर बनाया, और आप देखिए कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। और 5 एकड़ ज़मीन पर सुन्नी बफर बोर्ड के द्वारा वहाँ पर एक भव्य जो है सो मस्जिद और एक अस्पताल बनाने का योजना है, लेकिन अभी तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। अब सुन्नी बफर बोर्ड के द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो राम मंदिर बनाने के लिए भारत सरकार सहयोग किया है, उसको मदद किया है। मतलब कुल मिलाकर के कहिए तो वो ये कहना चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण जो है ना भारत सरकार की है, तो यहाँ पर मस्जिद का निर्माण भी भारत सरकार कर दे। समझ कि नहीं है? जबकि खुले तौर पर आप देख रहे थे कि राम मंदिर के लिए चंदा हो रहा था, चंदा हुआ था पूरे देश में, और उस चंदा के रुपया से, हाँ ये कहिए कि चंदा हुआ था, तो इसमें मदद करने का मतलब ये है लोगों को जगाने का काम, लोगों को सजग करने का काम भारत सरकार के द्वारा किया गया। ये अलग बात है, लेकिन सरकार इसके लिए फंड दिया है, ये हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि किसी को धार्मिक रूप से फंड देगा, कोई बजट है ही नहीं। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो इस तरह की बात है। हमको लगता है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए साहब, अब देखिएगा साहब, पाँच अगस्त जब ये फैसला आता है 2019 को, फैसला आ जाता है ना, 9 अगस्त को, 9 अगस्त 2019 को ये फैसला आता है। फिर जाकर के 5 अगस्त, देखिए अगस्त का महीना कितना बढ़िया है। हाँ 370 भी ख़त्म होता है, हाँ सावन का महीना था। अच्छा 5 अगस्त देखिए 370 धारा ख़त्म किया, नहीं ज़बरदस्त काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया था, और बहुत ज़रूरी था वो भारत सरकार को ख़त्म करना। 5 अगस्त 2020 को राम जन्म स्थल पर भूमि पूजन किया गया, होता है ना कि कौन सी बोलते हैं उसको, हाँ न्याव डाला जाता है ना, हाँ न्याव डाला गया। तो 5 अगस्त 2020 को राम जन्म स्थल पर भूमि पूजन किया गया, और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा स्थापित किया गया। इस तरह से राम मंदिर बन करके तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं है? आप समझ सकते हैं 1528 से लड़ते लड़ते और 2024 में आकर के अगर आप ओवरऑल टोटल देखें तो 500 वर्ष तक की ये लड़ाई है टोटली, है कि नहीं? चलिए अगला देखिएगा साहब, रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन, मतलब 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस दिन अयोध्या में केवल 10 लाख दीप जलाया गया था, 10 लाख दीप जलाया गया था। जबकि 2023 में दीपावली के दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपो महोत्सव मनाया गया था। दीपो महोत्सव पूरे देश में मनाया गया था, और अकेले अयोध्या में 22.23 लाख दीप जलाया गया था। 22.23 लाख दीप जलाया गया था 2023 के दिवाली के दिन दीपो महोत्सव को। और ये दिवाली जो हुआ था 9 नवंबर 2023 को, 9 नहीं हुआ था वो, 11 नवंबर को, 11 नवंबर 2023 को। और इस दिन दीपो महोत्सव मनाया गया, और ये 22.23 लाख दीप जलाया गया था, जो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया था। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी पुलिस में आपको ये सवाल पूछा था, नहीं ये इसमें ये दरोगा में सॉरी दरोगा के मेंस में, बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया था कि कितना दीप जो है सो जलाया गया था अयोध्या में, तो 22 लाख की बात हुई थी। समझ कि नहीं है? ये सवाल दरोगा के मेंस में पूछा गया हुआ है। हाँ क्या बोले? दरोगा का मेंस हद तक देखिए इजी पढ़ा हुआ होता है ना, आपका इजी ही होता है। अब बच्चा देखिए आपको बार बार बताते रहते हैं, देखिए अब सवाल देखिए, बार बार आपको बताते रहते हैं, इब्न बतूता का चर्चा करते हैं, विदेशी जब आता था करते हैं चर्चा, इब्न बतूता का, मोरक्को का रहने वाला था, आपको बार बार बताते रहते हैं कि 1333 में, 1336 में उसे काजी बनाया जाता है, 1342 में उसे राजदूत बनता है। अब सवाल क्या पूछा जानते हैं? इब्न बतूता कब भारत आया था?
ये पूछा। ऑप्शन क्या दिया जानते हैं? 13वीं सदी, 14वीं सदी, 12वीं सदी, ऐसे दिया होता ना, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था। अब एक बात बताइए, आंसर क्या होता है इसका? हाँ, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? 1300 से प्लस हो जाइएगा ना तो वो 14वीं सदी हो जाएगा, 1500 से प्लस हो जाइएगा तो 16वीं हो जाएगा। जैसे कि 2000 अभी 24 चल रहा है, तो 2000 से प्लस हो गया ना, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग? 21वीं। 21वीं 100 का एक सदी होता है कि नहीं? तो एक अभी 2000 चल रहा है, यानी 2000 हुआ है ना, अब 2000 से ज़्यादा हो गया है तो क्या बोलेंगे? 21वीं सदी, क्योंकि 2100 जो ही चलेगा, 2024 चल रहा है, यानी 2024 2000 से अधिक हो गया ना, मतलब सीधा समझिए जो ईस्वी चल रहा है उसमें 2, 4, 5, 10 अगर बढ़ गया साल तो वो अगला जुट जाता है, तो 2000 नहीं होकर के 21 हो जाएगा। जैसे कि 1700 अगर है, 1720 तो ये 18वीं सदी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? सवाल यही पूछा गया। अब देखिए 1333 में आया था, ये मार के बच्चा चला आया 13वीं सदी, जबकि आंसर होता 14वीं सदी। समझ आया कि नहीं? इस तरह की बात है। चलिए, तो ये दरोगा मेंस में अभी पूछा गया था, बताइए दीप कितना जलायल गया था, ये सवाल। और बताइए कि हम लोग क्या सोचते हैं कि सब सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा साहब। चलिए, हाँ ये दीपावली के दिन, हाँ ये गिनीज बुक में शामिल किया गया, तो बताइए काहे ना पूछा जाएगा। तो चलिए साहब, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इस डायग्राम को। ये दैनिक भास्कर का कटिंग हम लोग लिए हैं, इससे जुड़ा हुआ ये क्या बोले, ये कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं साहब, राम मंदिर के मुख्य जो आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार जो थे, गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पर गर्भगृह समेत 5 मंडप बनाया जा रहा है। 5 मंडप है, यानी इसमें 5 फ्लोर का है, ये एक तरह से समझिए। सोमपुरा परिवार जो है ना, अभी तक 131 मंदिरों का डिजाइन कर चुका है। 131 मंदिर टोटल देश विदेश मिला करके ये बना चुका है, इसका डिजाइन कर चुका है, ठीक है। राम मंदिर का जो निर्माण अभी हो रहा है, किस शैली में हो रहा है? नागढ़ शैली में। आपको जस्ट कल ही पढ़ाए थे कि उत्तर भारत में कौन सा शैली? उत्तर भारत में नागढ़ शैली। दक्षिण भारत में क्या बताए थे? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली और नागढ़ शैली अब प्लस द्रविड़ शैली दोनों मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वेरसर शैली। वेरसर शैली। समझ में आए कि नहीं है? तो राम मंदिर कई बार पूछा जाएगा क्योंकि ये भव्य मंदिर है साहब, तो ये काहे नहीं पूछा जाएगा किस शैली में बनाया गया है। तो बताइए, ये बात नहीं याद रखेंगे, खाली याद रखेंगे राम मंदिर, और ये पूछ देगा तब क्या होगा बताइए? तब कहिएगा कि सर ये बात कहाँ कहीं पेपर में लिखल था। तो क्या बोले? ये लग रहा था पूछेगा, ये नहीं लग रहा था कि क्या को दीप जला था पूछेगा। चलिए साहब, अभी आपको बताए थे कि चबूतरा पढ़कर दे दिया गया था, बताए थे ना। तो अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, कहाँ पर क्या बताया जाता है। अगर स्ट्रक्चर बताया जाता है तो आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है, न्यायालय का फैसला आता है 1986 में, जिसमें कहा जाता है कि चबूतरे पर हिंदू जो है सो पूजा करेंगे और ढांचे के अंदर जो है सो मुस्लिम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना गुम्बज, ये बाबरी मस्जिद माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, और ये बाबरी मस्जिद का ये मेन गुम्बद है, ठीक है। और कहा जाता है कि ये इस जगह पर ही राम मंदिर जो है सो ये राम लल्ला का पहले क्या हुआ करता था। ये हिंदू समुदाय का कहना था। मुस्लिम समुदाय का कहना था कि नहीं, ये जो गुंबद था ना, ये गुंबद पहले बाबरी मस्जिद का ढांचा था, और बाद में जाकर के मीर बांकी जो था इसको मरम्मत करते हुए इस जगह को बढ़ाते हुए इस तरह से मस्जिद का फिर ढांचा बढ़ा दिया। ये किसका मानना है? मुस्लिम समुदाय का। हिंदू समुदाय का मानना है कि नहीं साहब, जहाँ पर ये बढ़ाया गया हुआ है ना, यहाँ पर राम लल्ला विराजमान थे। राम लल्ला का यहाँ क्या था? यहाँ पर मंदिर था, मूर्ति था यहाँ पर, ठीक है। और बताया जाता है कि यहाँ पर जो था ना, ये कंस्ट्रक्शन
इस कंस्ट्रक्शन में राम चबूतरा था। क्या था ये? राम चबूतरा, जो 1986 ईस्वी में जब न्यायालय फैसला देता है तो आपको बताए कि पूजा करने के लिए हिंदू को कहाँ बोलता है? चबूतरा पे। तो इसी चबूतरे पर बोलता था कि पूजा करने के लिए हिंदू को बोलता था इसी चबूतरे पर पूजा करने के लिए, और मुस्लिम लोगों को बोलता था कि इस कंस्ट्रक्शन के अंदर वो कर सकता है। ठीक है, हाँ देख रहे हैं, ये गेट है, देख रहे हैं आप। और इस गेट को कहा जाता था सिंह द्वार। क्या कहा जाता था? सिंह द्वार। पहले की बात बोल रहे हैं आपको, ये वर्तमान की बात नहीं। पहले इस तरह का कंस्ट्रक्शन था कि हिंदू का मानना था कि यहाँ पर राम लल्ला थे, ठीक है, लेकिन कोर्ट यहाँ पर राम चबूतरा हुआ करता था। ठीक है, राम चबूतरा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट जो है ना, ये बाद में जा कर के बोलता है, कोर्ट बोलता है कि राम चबूतरा पर ही क्या करिए, हिंदू लोग पूजा करिए, राम चबूतरा पर। हाँ, चबूतरा पहले से यहाँ से, हाँ ये पहले, यही यहाँ पर जो चबूतरा था ना, इसको हिंदू कोड कर रहा था कि राम चबूतरा है, ये पहले से कंस्ट्रक्शन यहाँ का है। तो इनका मानना ये था कि राम चबूतरा है वो साक्ष्य के रूप में, तो आप वहीं पर पूजा करिए। ठीक है, उस समय तत्कालीन जो है सो कोर्ट वो फैसला दिया था, हल्ला नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रवेश द्वार यहीं से है, जिसको सी द्वार बोला जाता था हिंदू के द्वारा। ये जो इसका नामकरण जो था हिंदू के द्वारा किया गया था। और कहा जाता है कि यहाँ पर देखिए राम लल्ला विराजमान थे, मंदिर था, और यहाँ पर सीता की रसोई हुआ करती थी, सीता की रसोई। समय कि नहीं है, ये कोड किया गया। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, अब देखिएगा। वर्तमान स्थिति ये है कि ये 2.77 एकड़ भूमि, ठीक है, और ये सरकार के द्वारा कब्जा किया गया कुल 67 एकड़ ज़मीन, ये सबको मिला दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा 42 एकड़ ज़मीन राम जन्मभूमि न्याय से जुड़ी और सुन्नी बफर बोर्ड की ज़मीन। ठीक है, ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ना, ये सब ग्रीन वाला जो जगह है ये सुन्नी बफर बोर्ड का। ठीक है, किसका था? ये सुन्नी बफर बोर्ड, जिस पर जो बोलता था कि वो बाबरी मस्जिद का ये जगह है, ये ग्रीन वाला। और जो पीला वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पीला वाला, ये सारे किसका? राम जन्मभूमि न्यास का जुड़ा हुआ था। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें बताया जाता है कि मानस भवन, संकट मोचन मंदिर, राम जन्मस्थल, कथा मंडप और जानकी महल की भूमि, ये सारे अलग अलग से ये बांटा गया था। समझ आया बात है कि नहीं आई? अब इसे क्या कर दिया गया कि अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इसको अब देखिएगा, यहाँ पर जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ये मेन विवादित भूमि वही है जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन है। समय कि नहीं है, मेन विवादित भूमि यही है। टोटल जो विवाद हो रहा था वो केवल और केवल कितना एकड़ ज़मीन का जानते हैं? इस क्या बोले? नहीं, ये 67 एकड़ की ज़मीन का हो रहा था टोटल बात। ठीक है, टोटल विवाद इसी का था। आसपास का जो क्षेत्र था वो बफर बोर्ड को मिला हुआ था, इसको मिला हुआ था। ठीक है, और क्या कहते हैं, इस मेन था जो कंस्ट्रक्शन ये वाला था, इस कंस्ट्रक्शन की बात थी। समय कि नहीं है, लेकिन कोर्ट क्या किया कि इस सारे ज़मीन को एक्वायर करके 2.77 एकड़ का ज़मीन राम जन्मभूमि जो न्यास है उसको दे दिया गया, राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया गया, और बाकी बदले में 5 एकड़ की ज़मीन ऊपर से अलग जगह मुस्लिम समुदाय को दिया गया मस्जिद के लिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है साहब, ये सारी बातें हो गई। और अब देखिएगा साहब, राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार से 5 गुंबदिया मंडप जो बना हुआ, कितना बना हुआ? 5 बना हुआ है। और कहा जाता है कि इसमें जो पिलर की संख्या है 366 है। ठीक है, 366 है। इस बात को ध्यान में रखना है साहब। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, राम मंदिर समझ में आ गया ना? चलिए, ये लोग आदमी ठीक नहीं है, ये लोग एकदम आदमी ठीक नहीं है। हाँ ना, हाँ सही बात है। चलिए, बिहार में अब पुनः नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, अब फिर से नीतीश कुमार है। ठीक है, हाँ देखिए वो सब बात हम नहीं बोलेंगे, मानहानि हो जाएगा तुरंत। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, और नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को, याद रखिएगा 28 जनवरी
2024 को, 22 को प्राण प्रतिष्ठा होता है और 28 तारीख को नीतीश कुमार, समझ में आया कि नहीं है? वो सब बात नहीं बोलना। 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार शपथ ग्रहण कर मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री बीजेपी के सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा बने। 2 उप मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो दोनों बीजेपी से हैं, और इन्हें शपथ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है सो दिला है। यहाँ पर देख लीजिए, ये नीतीश कुमार है और ये जो है सो आर्लेकर साहब है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कितना बार बने हैं? 9वीं बार शपथ लिए हैं, समझ में कि नहीं? 9वीं बार शपथ लिए हैं, याद रखिएगा। तो 1-2 बार नहीं। तो चलिए, 2 उप मुख्यमंत्री, हाँ 2 उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, 2 तो हो गया ना, 2 को 5 को बना सकते हैं सरकार के मन। हाँ 2 को, इससे पहले भी था, बीजेपी जब थी ना तो रेणु देवी थी और एक और था, नहीं उससे पहले की बात बोल रहे हैं। हाँ रेणु देवी और एक और था, देखिए ना उनके चेहरा पर थोड़ा थोड़ा नहीं था धब्बा के जैसा, क्या नाम था उनका भूल रहे हैं हम, देखिए ना वो थे। और इस बार भी 2 को बन गया है। चलिए, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, हाँ लॉन्च किया गया सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, ठीक है, आदित्य L1। ये टीचर वाला में पूछा गया था कि आदित्य L1 को कहाँ जो है सो स्थापित किया गया, तो दिया हुआ था L1, L2, L3, L4, L5, तो L1 आंसर होगा, ठीक है। तो आदित्य L1 126 दिन की यात्रा एवं 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके निर्धारित लैंग्रेज बिंदु पर पहुंच गया। किस बिंदु पर पहुंचा है? लैंग्रेज। L1 को क्या बोलते हैं? लैंग्रेज बिंदु, ठीक है। L1 बिंदु हेलो ऑर्बिट में, किस में है? हेलो ऑर्बिट में है, जहां पृथ्वी एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन होता है। इसे PSLV C57 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च पहले किया गया था 2 सितंबर 2023 को। अब ये जो है सो आदित्य L1 को जहां जाना था वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके लैंग्रेज जो बिंदु था L1 बिंदु वहां पर पहुंच चुका है। इसको वहां इसलिए स्थापित किया गया है क्योंकि वहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो बैलेंस में है, इक्वल में है, संतुलन में है। इसी वजह से उसको दिया गया ताकि कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल इसको आगे पीछे खींच नहीं पाएगा, ठीक है। और ये जो लॉन्च किया गया किस रॉकेट से? PSLV C55 से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से। और लॉन्च कौन किया है इसको? कौन किया है इसको? इसरो न करेगा हो। जितना भी अंतरिक्ष वाला बात होगा वो सब इसरो, और जितना भी मिसाइल वगैरह हथियार की बात होगा सब DRDO। समझ में आए कि नहीं? लगभग तो याद रखेंगे इसरो। अच्छा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस स्वामीनाथन। और इन पर एक किताब भी निकली है, इनकी आत्मकथा है, क्या नाम है उसका? शेर जिसने चांदी पी ली हो। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो यही है साहब, देख रहे हैं आदित्य L1, देख रहे हैं यही है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। अगला है 1 जनवरी 2024 को इसरो जो है एक्सपोसेट एक्सरे, इसका देखिए पूर्ण रूप यहाँ दिया हुआ एक्सरे, P से हो गया पोलोमीटर और S से हो गया आपका सैटेलाइट, SAT से सैटेलाइट, ठीक है, और PO से पोलोमीटर, ठीक है, सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया। और यह एक्स किरण के स्रोत, ब्लैक होल्स, पल्सर, रेडिएशन एवं आकाश गंगा का क्या करेगा? ये अध्ययन करेगा। तो पूछा जाएगा हाल ही में किस संस्था के द्वारा एक्सपोसेट जो है सो लॉन्च किया गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इसरो के द्वारा। इसका पूर्ण रूप पूछा जा सकता है तो क्या बोलेंगे? एक्सरे पोलोमीटर सैटेलाइट बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो भेजा गया इसलिए ताकि ये जो है ना एक्स किरणें के स्रोत, कहाँ से एक्स किरणें निकल रही है, ब्लैक होल्स क्या है, पल्सर, रेडिएशन यानी विकिरण और आकाशगंगा, इन सभी का अध्ययन करेगा। और एक्सपोसेट PSLV C58, वो था C57 और ये है C58 के द्वारा लॉन्च के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। और इसका अनुमानित जीवन काल जो है कितना है?
5 वर्ष का। आप ये देख सकते हैं, यही है आपका एक्सपोसेट। ठीक है साहब, चलिए कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए याद रखिएगा इस बात को। अगला है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा भारत का उपग्रह जी सेट 20 यानी बोल सकते हैं आप GSAT-N2, इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले इसका नाम था GSAT-20, लेकिन फिर इसका नाम चेंज किया गया और इसका रख दिया गया GSAT-N2 को फाल्कन 9 रॉकेट से क्या किया गया है, लॉन्च करेगा। फाल्कन 9 ये अमेरिका का रॉकेट है, यूएसए का रॉकेट है और इसका लॉन्चिंग भी जो होगा ना वो यूएसए से ही होगा। ठीक है, ये यूएसए से ही होगा। और किस कंपनी के द्वारा होगा, एलन मस्क की कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है साहब, याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि GSAT-N2 निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो स्पेस एक्स। किस रॉकेट से किया जा रहा है, फाल्कन 9। फाल्कन 9 किसका रॉकेट है, तो यूएसए का है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ नहीं 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 नहीं, दोनों नहीं, हम ये बता रहे GSAT-20 है ना, इसका नामकरण किया गया है GSAT-N2। ठीक है, इसके वर्जन को, जैसे होता है ना कि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3। चलिए देश का सबसे लंबा सी ब्रिज, मतलब समुद्र का जो ब्रिज, समुद्र में बना हुआ हो। ठीक है, सी ब्रिज, समुद्री पुल, जिसका नाम रखा गया अटल सेतु। क्या नाम रखा गया है, अटल सेतु। तो देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया। यह 6 लेन की 21.8 किलोमीटर का पुल दक्षिण मुंबई का सेवड़ी, क्या नाम है, सेवड़ी को अलग हो जाएगा, सेवड़ी को रामगढ़ जिले के नहावा सेवा से जोड़ा गया है। तो कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा, मुंबई का एक जगह है सेवड़ी को किससे जोड़ेगा, रामगढ़ जिला का नहावा सेवा को। तो बोल सकते हैं सेवड़ी से नहावा सेवा को जोड़ेगा। 6 लाइन की ये पुल है और इसका 21.8 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और इसका नाम जो रखा गया है अटल सेतु। और आपको पता है कि देश का सबसे लंबा समुद्री जो है सो ब्रिज है, पुल है, याद रखिएगा। ठीक है साहब, पूछा जाएगा क्योंकि देश का लंबा है तो पूछा जाएगा। चलिए अगला है साहब स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। आपको पता है कि आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा हर साल जो भी राज्य या जो भी गंगा के किनारे बसा शहर या जो भी पूरे देश का शहर है जो सबसे अधिक स्वच्छता पर ध्यान देता है, उसको स्वच्छता पुरस्कार हर वर्ष आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो बात आई आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, तो कई बार पूछा जाएगा स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो क्या बोलेंगे, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। और पूछा जाएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, क्या बोलेंगे, मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। तो देखिए आवास माने क्या होता है, घर। तो घर में क्या बनता है, पूरी बनता है। तो याद रखेंगे आवास एवं शहरी मंत्रालय का जो मंत्री है कौन है, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है साहब, चलिए याद रखिएगा। अब देखिए ये ना आबादी के हिसाब से दिया जाता है। जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी स्वाभाविक बात है वहाँ पर प्रदूषण क्या होगा, अधिक होगा। जहाँ पर जनसंख्या कम होगा वहाँ पर प्रदूषण कम होगा। तो ये 10 लाख की आबादी पर बांटा गया, कहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी है और कहाँ पर 1 लाख से कम आबादी है। इस तरह से 10 लाख की आबादी वाले और 1 लाख से कम आबादी वाले 2 श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर कौन रहा, इंदौर। और ये लगातार 7वां बार जो है सो रहा है स्थान पर। ठीक है, दूसरा स्थान पर सूरत रहा है और तीसरे स्थान पर कौन रहा है, नवी मुंबई रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे हम लोग इंदौर, सूरत और फिर जाकर के नवी मुंबई। चलिए 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में, 1 लाख से जहां कम है, तो पहला स्थान पर रहा है सासवाड़। कौन रहा है, सासवाड़ रहा है और ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। दूसरे स्थान पर कौन रहा है, पाटन, और ये कहाँ है, गुजरात में। और तीसरे स्थान पर जो रहा है लोनावाला। कौन रहा है, लोनावाला, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का 2 शहर, एक सासवाड़ जो पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र का लोनावाला जो कि तीसरे स्थान पर है, 1 लाख से कम आबादी वाले में। क्लियर है साहब।
चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको बताएं कि गंगा किनारे का जो शहर है उसको भी दिया गया है। तो गंगा किनारे जो शहर है, गंगा शहर में पहले स्थान पर जो रहा है वाराणसी रहा है, क्योंकि बनारस जो काशी का क्षेत्र है, आप देखते हैं प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, और वो वहाँ पे ध्यान भी दे रहे हैं स्वच्छता को लेकर के, विकास को लेकर के, या फिर वहाँ पर धार्मिक स्थल को लेकर के बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसीलिए ना हम लोग कहते हैं कि आप आते हैं बेगूसराय तो बेगूसराय पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है कि नहीं? तो ज़्यादा बेहतर है। सिमरिया धाम बन रहा है बेगूसराय में, बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा? सिमरिया धाम बन रहा है, और बताइए उसका कंस्ट्रक्शन इतना हो जाएगा कि पूरे भारत का लोग आएगा, हिंदू धर्म का लोग। तो बताइए उसको अगर सुविधा सीधा बेगूसराय के हवाई अड्डा पर कर दिया जाएगा तो गलत होगा क्या? बताइए। अगर मान लीजिए दिल्ली का लोग सिमरिया धाम, कभी वहाँ अर्धकुंभ लगेगा मेला, सिमरिया में कुंभ लगे, अर्धकुंभ लगे, अगर अर्धकुंभ ही लगे अगर, तो बताइए कि दिल्ली के लोगों को सीधा बेगूसराय पहुंचा दिया जाएगा, गलत होगा क्या? तब बताइए, तो काहे ना मांग किया जाएगा? तो ये सिमरिया धाम जो है देश स्तर पर बनने वाला है और बन भी रहा है। हाँ, तो आप बताइए। हाँ, तो बताइए सही है कि नहीं है? सही है ना? तो आप देखिए क्या उसका कंस्ट्रक्शन कितना लंबा चल रहा है। सिमरिया में हम लोग गए हैं, देखिए मैंने इस तरह से भव्य बनाया जा रहा है, इस तरह से। अगर जो रोड मैप है, अगर चोरवा सब को रुपया नहीं खाए और बढ़िया से अगर बना दिया जाए, तो हमें लगता है कि एक बहुत भयंकर पर्यटक स्थल सिमरिया धाम जो है सो बन के उभरेगा। एक तो पुल को लेकर के, ऊपर से वहाँ की जो मान्यताएं हैं, जिस तरह से आस्था है लोगों का, उसको लेकर के, और जिस तरह से अभी विकास का काम चल रहा है वहाँ पे, जिस तरह से उसको पुनरुद्धार किया जा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन तैयार किया जा रहा है, अगर वाकई में नेता लोग चोरी चमारी ना करे और जितना उसमें पैसा आया है टोटल खर्च कर दिया जाए सही सलामत से, तो आप देखिएगा कि बहुत बेहतर विकास करेगा और पूरे भारत के लोग वहाँ आएंगे। तो चलिए, तो बताइए हमारा मांग आपको गलत बुझा जाता है। चलिए, राज श्रेणी में किसे दिया गया? तो महाराष्ट्र को दिया गया है। आप देखते हैं महाराष्ट्र का शहर भी शामिल होता है, यहाँ भी शामिल है, यहाँ भी शामिल है, और MP शामिल है, और इसमें छत्तीसगढ़ शामिल है। मतलब महाराष्ट्र का सबसे अधिक शहर जो है स्वच्छता में सबसे आगे है, MP का दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ का तीसरे स्थान पर। रही अपना बिहार, वो हम ये हो गया शहर की बात। ये राज्य की बात होगी, किस राज्य में कितना शहर स्वच्छ है, सबसे अधिक शहर जो है स्वच्छ किस राज्य में सबसे अधिक है, इस बात की बात हो रही है। समझ में कि नहीं है? तो चलिए, हाँ, कहाँ आता है वो महाराष्ट्र का? दिल्ली और नहीं आता है? आप क्या बोलते हैं साहब? देश में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2023, तेंदुआ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल 718 तेंदुआ है, जिसमें सर्वाधिक 477 लद्दाख में, 124 उत्तराखंड में, एवं 51 जो है सो हिमाचल प्रदेश में। तेंदुआ, अगर बाघ की संख्या पूछा जाए सबसे अधिक कहाँ है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? MP में। कहाँ है? MP में। याद रखेंगे साहब। अगर पूछा जाएगा बिहार में बाघों की संख्या कितना है, क्या बोलेंगे? 67। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या बोले? अगला 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में, देखिए आ गया बांग्लादेश। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में 300 सीटों पर संपन्न संसदीय चुनाव में शेख हसीना, कौन है? शेख हसीना की पार्टी, इस पार्टी का नाम है अवामी लीग, 223 सीटों पर जीत हासिल की तथा शेख हसीना 5वें कार्यकाल के लिए पुनः प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बन चुकी है शेख हसीना। शेख हसीना जो है ना, ये मुजीबुर रहमान की बेटी है और इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं, और इसकी राजधानी है ढाका और मुद्रा है टाका। राजधानी है ढाका और मुद्रा है टाका। ठीक है, याद रखेंगे साहब। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन है पता आपको? ये नहीं समझिएगा कि उनका मतलब क्या कहते हैं,
ना, ये शेख हसीना है, ये शेख हसीना है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्हें समझिएगा झाड़ू पोछा लगाने वाले हैं। आपको ऐसा लगता होगा सिंपल में है बेचारे। ये चुप्पू साहब एकदम चुप रहते हैं हमेशा, ठीक है। ये राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है साहब। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बात आई अब बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की बात आई है तो याद रखेंगे साहब, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च 1971 को। भारत और बांग्लादेश के बीच आपको पता है कि 3 ट्रेन चलती है, मैत्री और मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। याद रखिएगा साहब, बांग्लादेश की बात आई तो याद रखिएगा, जूट जो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक बांग्लादेश में सबसे अधिक जूट होता है। इस बात को याद रखिएगा साहब, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। और बांग्लादेश के साथ अभी एक समझौता हुआ है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच, कोलकाता तक के बीच में ट्रेन चलेगा। नहीं, आपको पिछले महीना में बताए थे, ये समझौता हुआ था। जिससे क्या होगा कि दूरी जो है सो त्रिपुरा से लेकर के कोलकाता तक जाने में क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, कम हो जाएगी दूरी। चलिए साहब, ये पिछले करंट अफेयर में आपको पढ़ाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए साहब अगला है चीन विरोधी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंगते, क्या नाम है, लाई चिंगते, ताइवान में नए राष्ट्रपति बने। इससे पूर्व इसी पार्टी के त्साई इंग-वेन ने ये नए राष्ट्रपति थे। त्साई इंग-वेन नए राष्ट्रपति थे, परंतु 2 कार्यकाल की बाध्यता के कारण नए राष्ट्रपति लाई चिंगते बने हैं। इसका मतलब समझ में आया? चीन जो है ना, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है कि ताइवान मेरा है, ताइवान अलग कोई देश नहीं है। चीन का कुछ समर्थक जो देश है वो भी ताइवान को देश नहीं मानता है, उसके साथ कोई समझौता, कोई व्यापार नहीं करता है। और चीन भी उस पर अपना दावा करता है, लेकिन ताइवान कहता है नहीं, हम चीन से आज़ाद हुए देश हैं, हमारा एक अलग वजूद है। इसीलिए करके ये राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर चीन विरोधी मतलब चीन के खिलाफ यहाँ पर 2 पार्टी हैं। एक पार्टी चीन के समर्थक हैं और ये जो पार्टी है आपको पता है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ये चीन विरोधी पार्टी है। मतलब ये चीन से आज़ादी चाहता है। तो यहाँ पर अभी चुनाव हुआ तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का लाई चिंगते, क्या नाम है, लाई चिंगते, ये नए राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले भी इसी पार्टी का त्साई इंग-वेन राष्ट्रपति थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर है कानून क्या ताइवान में कि जो 2 बार राष्ट्रपति बन गया वो फिर वहाँ राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अपना भारत वाला कानून नहीं है कि प्रधानमंत्री बन रहे तो 16 बार तो 16 बार बन जाइए, जितना बार कब्रों मन होगा तो चुनाव लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो बात नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। हमारे संविधान में क्या है लिखा हुआ, सीधा लिखा हुआ कि जितनी बार चाहेंगे उतनी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, उतनी बार आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। समझ है कि नहीं है? आप कब्रों से लड़ना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, संविधान में नहीं लिखा है, अपना मन से हम बोल रहे हैं। समझ है कि नहीं है? कहने का मतलब जब इसमें बाध्यता है ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, जब मन तब लड़ सकता है। अब समझिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे जो डेवलप्ड देश हैं वहाँ पर यही कंडीशन है कि 2 बार से अधिक बार नहीं बन सकता। अभी आपको बताए थे मिस्र के बारे में, वहाँ पर भी 2 बार का ही कंडीशन है। लेकिन वहाँ का जो अब्देल फतह अल सीसी है वो क्या कर दिया कि अपने संविधान में संशोधन करके इसके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, मतलब 3 टर्म में कर दिया। और खुद जो है सो राष्ट्रपति बन गया और वहाँ का जो 4 वर्ष का कार्यकाल था उसको 6 वर्ष कर दिया। 4 साल के लिए जो बनता था वो 6 वर्ष कर दिया। और इसके अलावा 3 बार वो बन चुका, जबकि 2 बार बाध्यता था। जैसे नरेंद्र मोदी बन चुका है ना 2 बार, अब 3रा बार बनेगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 बार बन गए तो आपके पार्टी का दूसरा बन जाएगा सो ठीक है, लेकिन आप नहीं बनिएगा। तो वही बात थी। तो त्साई इंग-वेन ये 2 बार बन चुका है ताइवान का राष्ट्रपति, तो फिर वही पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी फिर जीती है। तो अब तो ये राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, इसीलिए करके वो पार्टी जो है ना लाई चिंगते, इसको क्या बना दिए, ताइवान के राष्ट्रपति। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाई को, ठीक है, लाई मिठाई सब यहाँ पे है, ठीक है, लाई है, ठीक है। ये कौन है, लाई चिंगते, क्या बोलेंगे, लाई चिंगते, क्या बोलेंगे, लाई चिंगते, ठीक है।
अब देखिए सबसे अधिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? अर्धचालक। सबसे अधिक सेमीकंडक्टर जिसका जो है सो इलेक्ट्रिक क्षेत्र में काफ़ी योगदान है, ठीक है, ये ताइवान उत्पादन करता है, याद रखिएगा। और अभी भारत बोला है, भारत सरकार कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अगर आपको कामगार चाहिए, मजदूर चाहिए तो भारत से आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम ताइवान को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि चीन का दुश्मन है, तो दुश्मन क्या हो जाता है? दोस्त। इसीलिए करके हम ताइवान को बोलते हैं आपको लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि छोटा देश है, उसकी जनसंख्या कम है, आपको लोगों की ज़रूरत है सेमीकंडक्टर के काम में, तो आप मेरे यहाँ से मजदूर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ कि नहीं? हाँ, तो ये प्रोसीजर होगा देखने के बाद ना। राजधानी इसकी कहाँ है? ताइपे। और यहाँ का मुद्रा क्या है? डॉलर है। तो इतना बातें आप लोगों को साहब ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग होशियार हैं। रहने दीजिए, अब नेक्स्ट डे हम लोग इसको कर देंगे।